हेलो, आज हम क्लास 7th का थर्ड चैप्टर द दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी साथ खोलो। In chapter 2 we saw that the regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. इसका मतलब चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है कि जो कावेरी डेल्टा है वो लार्ज किंगडम्स का सेंटर बना। कावेरी डेल्टा जो है वो साउथ के अंदर है। इसका मतलब जो चैप्टर 2 था वो सब साउथ के जितने भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड था। और हमको पता है कि जो दिल्ली है वो नॉर्थ में है। इसका मतलब जो दिल्ली सुल्तान्स है, ये जो चैप्टर है सल्तन्स, द दिल्ली सल्तन्स, इसके अंदर हम नॉर्थ के बारे में पढ़ेंगे। और नॉर्थ के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि जो दिल्ली है ये कैसे एक सेंटर बना इम्पॉर्टेंट, जो हमको अभी पता है कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे। कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर सिर्फ 12th सेंचुरी में बना था, एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी। द दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा और तोमार राजपूत्स हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर। तो दिल्ली ने कैपिटल बनाई सबसे पहले। किसने बनाई दिल्ली को कैपिटल? तोमार या तोमारा राजपूत्स ने। और उसको किसने डिफीट किया? चौहान्स ऑफ अजमेर ने। उसके बाद से जो दिल्ली है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गई। इट वॉज अंडर द तोमाराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। कमर्शियल सेंटर का क्या मतलब है, या फिर अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू नो दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, तो उसके ये आगे वाली लाइन्स जो हैं ये आंसर है। मैनी रिच जैना merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here called Dehliwal had a wide circulation. ये इसका आंसर है। कमर्शियल सेंटर का क्या मतलब होता है? कोई सेंटर जहाँ पे बहुत हसल बसल है, जहाँ पे बहुत लोग रहना चाहते हैं। जैसे अगर हम अभी भी दिल्ली देखें, अगर हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हम उसके लिए दिल्ली जाते हैं। अगर किसी को अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, बोलते जाओ दिल्ली चले जाओ, वो कमर्शियल सेंटर होता है। तो हमें कैसे पता लगा दिल्ली कमर्शियल सेंटर है या फिर एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना है? ये जो आगे की लाइन्स लिखी हैं ये उसका आंसर है कि मैनी रिच जैना मर्चेंट्स, वो यहाँ रहने आ गए। मर्चेंट्स उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होते थे और उन्होंने यहाँ पे टेम्पल्स बनाए, सिटी कंस्ट्रक्ट की, कॉइन्स बने जिनका नाम डेलीवाल था, जो कि बहुत वाइड सर्कुलेशन में थे। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. इसका क्या मतलब है कि दिल्ली जो है उसके बाद से 12th सेंचुरी के बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल या एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बनने लगा। इंपॉर्टेंट प्लेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मर्चेंट्स रहते हैं। हर चीज़ से इसको हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं। जैसे कि अगर किसी को अटैक करना था तो सबसे पहले दिल्ली पे अटैक करने का सोचेगा कि इंपॉर्टेंट सेंटर है, दिल्ली को अटैक किया। बाकी छोटे मोटे जो सेंटर्स आसपास हैं, जो भी जहाँ से दिल्ली कंट्रोल होता है या दिल्ली जिनको कंट्रोल करता है, वो अपने आप हमारे अंडर आ जाएंगे क्योंकि उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो एक तरह से ये हेड था। जैसे हेड को कंट्रोल कर लो तो बाकी कंट्रोल हो जाता है, वैसे दिल्ली की ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो गई थी। और वो हुआ था 13th सेंचुरी में इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दिल्ली एक वो कैपिटल थी जो बहुत सब कॉन्टिनेंट्स के एरियाज को कंट्रोल करती थी। Take a look at the table 1 again. Identify 5 dynasties. The Delhi Sultanate built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map 1. Locate Delhi, Khulana, Siri, Kuna, Siri and Japana. The rulers of Delhi एक टेबल है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो लिखा हुआ है। हमको कम से कम डायनेस्टी का नाम और कौन से रूलर्स उसके अंदर आने चाहिए वो पता होना चाहिए। कुछ स्कूल्स होते हैं जो ये डेट्स डालते हैं, कुछ स्कूल्स डेट्स नहीं डालते, तो डेट्स लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायनेस्टी में कौन से राजा हैं वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। तो राजपूत डायनेस्टी आ गई। इसमें तोमाराज एक नाम है, अनंगापाला नाम है, चौहान है और पृथ्वीराज चौहान है। अनंगापाला वही है जिसने सबसे पहले तोमारा में जो हमने पढ़ा था दिल्ली को इम्पोर्टेंट सेंटर बनाया, वो इसने बनाया था। अर्ली टर्किश रूलर्स कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजमुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया और गाजियाउद्दीन बालबन। रज़िया जो है इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक लेडी है। लेडी का उस टाइम पे बहुत सिग्निफिकेंस होता था क्योंकि उस टाइम पे फीमेल्स को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। हमको था कि सिर्फ राजा जो है वो लड़का बनेगा। तो रज़िया उस टाइम पे एक फ़ीमेल रूलर बनी थी, फीमेल सल्टन बनी थी, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे। फिर खलजी डायनेस्टी आ गई, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, तुगलक डायनेस्टी आ गई, साइदीन डायनेस्टी आ गई, लोधी डायनेस्टी आ गई। ये सारे रूलर्स के नाम सब याद करने की ज़रूरत नहीं है।
finding out about the Delhi Sultans. Although inscriptions, coins, and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, Turkish singular, Tuareg plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. तो जो पर्शियन थी वो लैंग्वेज थी जो कि दिल्ली सल्तनस प्रेफर करते थे. इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनस है उसके बारे में हमें पता कैसे लगा. तो इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर वगैरह से तो पता लगता है, पर एक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी पीस की, उसको हम हिस्ट्रीज बोलते थे. तो उसके बारे में उससे हमें पता लगता था कि दिल्ली सल्तनत कौन थे, कैसे थे, क्या काम करते थे वो. सिर्फ यही नहीं कि किंग कौन सी डायनेस्टी का है, कहाँ से उसने क्या काम किया, क्या मंदिर बनाए, क्या चेंजेस किए सिटी के अंदर, सबके बारे में, कैसी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, हम सब पढ़ते हैं इसमें. द ऑथर्स ऑफ तवारिक वर लर्नेड मैन, secretaries, administrators, poets, and courtiers, who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. Just rule का मतलब जस्टिस वाला रूल, कि किसी का भेदभाव नहीं, अमीर के लिए वो कर दो कि अमीर को बोल दो कि हाँ ये सही है, गरीब को बोल दो कि हाँ इसी ने गलत किया है. जस्ट रूल होना चाहिए, सबको बराबर देखना चाहिए हमको. तो उन्होंने बोला कि जो ये तवारिक थे लर्नेड मैन थे. लर्नेड मैन यानी कि उस टाइम पे लर्नेड मैन हम बोलते थे बहुत पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो कि वैल्यू किसी भी वे में वैल्यू इन्हांस करते थे किसी भी किंग की. तो वो होते थे. और उन्होंने क्या बोला कि हमको, उनका मेन एम्फोसिस था कि हमको जस्ट रूल करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे जस्टिस हो, कोई भेदभाव ना हो, वैसा रूल होना चाहिए. द सर्कल ऑफ जस्टिस. Fakir-e-Mudbir wrote in the 13th century, a king cannot survive without soldiers, soldiers cannot live without salary. Salary came from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. और साइकिल वापस शुरू हो गया, a king cannot survive, इसीलिए इसको सर्कल ऑफ लाइफ जस्टिस बोलते हैं. Next, keep the following additional details in mind. The authors of Tuareg lived in the cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender discrimination. Their ideas were not shared by everybody. ये जो points लिखे हैं ये सब important हैं. तो क्या डिटेल्स वो दिमाग में रखते थे. द ऑथर्स ऑफ तवारिक लिव्ड इन द सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड नेवर विलेजेस. इसका क्या मतलब है, दिल्ली के अंदर क्यों रहते थे, क्योंकि दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सिटी है, वहाँ पे बहुत तरह के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगे. विलेज का क्या होता है, अभी भी अगर हम पढ़ते हैं कि विलेज में एक पंचायत है, वो ज़्यादातर पंचायत को ही अपना रूलर मानती है. वो कभी कभार कुछ विलेजेस जो ज़्यादा ही पंचायत के इन्फ्लुएंस में होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं मानती, पुलिस को भी कोई अथॉरिटी नहीं मानती. तो विलेजेस को वो इतना नहीं मानते थे क्योंकि एक तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लोगों की इंटरेक्शन कम है. जो ज़्यादातर सिटीज़ होती है ना, स्पेशली इंपॉर्टेंट जैसे दिल्ली, हमने पढ़ा एक कमर्शियल सिटी थी, तो यहाँ पे लोग अलग अलग आएंगे, सब अपना अपना कोई व्यूज़ शेयर करेंगे, सबके अलग व्यूज़ हैं. तो ज़्यादा वैरायटी मिलती थी लोगों को स्टडी करने की और उसके हिसाब से रूल्स फ्रेम करने की या बताने की कि कैसे लोग थे, कैसे रहते थे, उसके हिसाब से. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich reward. ये पहले हमको पता है कि लोग काम क्यों करते थे, कि रिवॉर्ड्स मिलते थे राजाओं से उस टाइम पे. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender discrimination. इसका क्या मतलब कि हमको आइडल इन द सेंस मतलब जो एकदम सही हो. हम कहते हैं कोई भी चीज़ आइडल है जब बिल्कुल सही काम, मतलब अगर हम बोलें एक आइडल स्टूडेंट है, वो रोज़ पढ़ता है, तो वो आइडल है. मतलब कि उसको सब फॉलो करनी चाहिए, जो हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, कुछ काम ख़राब नहीं करेगा, हमेशा पढ़ता रहेगा, काम सही होगा, होमवर्क टाइम पे करेगा, वैसे उसका मतलब होता है एक आइडल. तो आइडल सोशल हमको एक वो बनाना था, सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे बर्थ राइट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे जो बेस्ड हो. बर्थ राइट यानी कि बर्थ राइट क्या हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बर्थ राइट होता है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमको प्रिजर्व करनी चाहिए. जेंडर डिस्टिंक्शन इन द सेंस कि हम यही बोलेंगे कि हाँ लेडीज़ काम ही करती रहेंगी और जो लड़के हैं, जो मेल हैं फैमिली के, वही बाहर जाके कमाएंगे. उसका मतलब है जेंडर डिस्टिंक्शन. डिस्क्रिमिनेशन ही जेंडर डिस्टिंक्शन. उसका
कैसे ये उनको कहते थे उनके हिसाब से कि जो जेंडर का डिस्टिंक्ट काम असाइंड है कि लड़कियों ने ही खाना बनाना है, घर संभालना है और लड़कों ने बाहर जाके काम करना है, ये जो असाइंड रूल है जेंडर को डिस्टिंक्ट किया हमने, ये चेंज नहीं होना चाहिए। वो ऐसा मानते थे, नहीं होना चाहिए चेंज। लेकिन जब रज़िया, जो हमने पढ़ा कि जब रज़िया सुल्तान बनी उसने ये चेंज कर दिया। फीमेल्स सुल्तान नहीं बननी चाहिए थी इस जेंडर डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग, पर वो टूट गई थी जब रज़िया सुल्तान बनी थी। In 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। इल्तुतमिश इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि उसने एक बेटी को, सबसे पहले तो अपनी बेटी को वो बनाया है सुल्तान, और रज़िया सुल्तान इसलिए फेमस है क्योंकि वो फर्स्ट फीमेल सल्तनत है दिल्ली की। रज़िया सुल्तान ओनली फीमेल वो है सुल्तान, became sultan. The chronicles of the age, Minhaj-e-Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler. Nor were the nobles happy at her attempt to rule independently. She was removed from the throne in 2040, यानी कि सिर्फ 12,040 सिर्फ 4 साल रूल करने दिया उसको, क्योंकि रूल्स ऐसे सिर्फ नहीं कि राजा बन गए रानी बन गए काम ख़त्म, नोबल्स की बात सुननी पड़ती है, लोगों की बात सुननी पड़ती है। जैसे एक प्रमुख कोई एडवाइज़र होता है उसकी सारा सुनना पड़ता है, और अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो रूलर्स को ऑब्वियसली चेंज करना पड़ता है। तो 1236 में उसको रूलर बनाया था, 1240 में उसको हटा भी दिया, 4 साल उसने रूल किया। वॉट मिन्हाज-ए-सिराज थॉट अबाउट रज़िया, ये important है। Minhaj-e-Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God. ये समझते थे कि ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जेंडर है और ये बर्थ राइट है, कि गॉड ने ही बना रखे हैं हमको, गॉड ने हम लड़का लड़की में डिफरेंसेस किए हैं, तो कुछ सोच के किए होंगे यही डिफरेंसेस हैं कि चलो मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं इसलिए उनको वहाँ रखो, जो फीमेल है वो टेंडर है केयरिंग है इसलिए उनको घर के काम काज में रख दो। तो ये गॉड ने बनाया है, जो कि उस टाइम पे क्योंकि लोग भगवान को और ये कि भगवान के बंदे आए हैं उस पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए कोई उसके अगेंस्ट जाता था तो लगता था कि ये भगवान के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि गलत उस टाइम पे मानते थे। Ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate men के नीचे रहो, मतलब उनके अंडर रहो, subordinate. He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? अगर हमको याद हो तो एक बार टीवी पे भी रज़िया सुल्तान करके एक शो आया था, उसके अंदर दिखाते थे कि वो लड़ने में अच्छी थी, स्मार्ट थी, और उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके बारे में नॉलेज थी। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूल कैसे चलाते हैं, इतना सिंपल नहीं है कि राजा बन गया, राजा ने अपनी प्रजा को बोला कि चलो मेरे को टैक्सेस दो, प्रजा मान गई, और इतना ईजी नहीं होता किसी भी चीज़ का रूल, तुमको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वो सब क्वालिटीज़ की उसके बारे में सोचना, कुछ नए पॉलिसी लेके आना, उसको पूरी अकाउंटिंग करना, देखना पॉलिसी फेल तो नहीं हो गई चल रही है, वो सब गॉड की अगर क्रिएशन सिर्फ इसी के लिए थी तो सिर्फ लड़कों में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पर उसने बोला था मिन्हाज-ए-सिराज ने कि ये सब क्वालिटीज़ रज़िया में थी, उसके भाइयों में नहीं थी, तो फिर ये तो लड़का थी नहीं, तो इसके अंदर ये क्वालिटीज़ कैसे आ गई। On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast to the queen Rudrama Devi of the Kayatya dynasty of Varangal, part of modern Andhra Pradesh. Rudma Devi changed her name on her inscription and pretended she was a man. Another queen, Dida, ruled in Kashmir. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, an obviously affectionate term given to a loved ruler by her subjects. तो या तो वो ऐसा कुछ नाम, यूजुअली जो रूलर थे स्पेशली फीमेल रूलर्स, वो ऐसे क्यों करती थी कि अपना टाइटल दीदी या एल्डर सिस्टर रख लिया ताकि लोगों को एक सेंस ऑफ फियर या फिर ऐसा अलग सा उनका वो ना हो कि ये जो रूलर है ये हमसे अलग है, कि इसने भगवान के रूल्स नहीं फॉलो किए, इसको छोड़ दो। तो जान के ऐसे कोई सेंसिटिव से नाम उठा लेते थे ताकि लोगों का चलो एक तरह से एक बॉन्ड बनी रहे रूलर के साथ। या फिर वो उसने बोला कि हम जो रूलर्स थी फीमेल रूलर्स वो अपने आप को मेल दिखाती थी कि नहीं हम मेल हैं। रज़िया सुल्तान थी जो अकेले फीमेल
रूलर की तरह ही रूल करना चाहती थी, इसीलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर। बाकी का ये यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।